Welcome to my channel. I am Simran Sahani. To all my class 12th humanities family, welcome to the important question series of class 12 political science. तो guys एग्जाम्स होने वाले हमारे बिल्कुल स्टार्ट, तो उसके लिए आज से हम स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन आंसर सीरीज। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, यू आर हैविंग मेनी डाउट्स कैसे कंप्लीट होगा एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे एंड व्हाट नॉट, तो अभी सारी बातों को रख दो साइड में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ मैं आपको करा रही हूँ वो चैप्टर के एक लाइन से कवर हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स यहाँ इंक्लूडेड है, सैंपल पेपर के क्वेश्चन यहाँ इंक्लूडेड है। तो आप लोगों ने अगर इन क्वेश्चंस को कर लिया अच्छे से, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो या रीडिंग करियो आपने। तो दो चीजें आपको करनी है। इफ यू वांट सिलेबस खत्म हो जाए जल्दी से पॉलिटिकल साइंस का, और आपके यहाँ 100 में से 100 नंबर पॉलिटिकल साइंस में, तो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट अटैच कर दी है, हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। अगर आपने ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो मेक रजिस्टर फॉर दिस क्वेश्चन आंसर सीरीज। जो 20-25 क्वेश्चन यहाँ मैं आपको कराने वाली हूँ उन्हें डेफिनेटली सॉल्व कर लीजिए। एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस हो जाएगी बोर्ड एग्जाम के लिए, लॉन्ग एंड शॉर्ट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लेट्स कंटिन्यू। कार्टून मैप की वीडियो अलग आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करेंगे आज हम एंड ऑफ बायोपोलैरिटी चैप्टर से। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, When was the Berlin Wall built? तो भैया बर्लिन वॉल बनी थी 1961 में एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर। और इसका सिंबल क्या, क्यों बनाई गई थी बर्लिन वॉल? इसने डिवाइड करा था ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को, ठीक है, इसने ईस्ट बर्लिन को और वेस्ट बर्लिन को डिवाइड कर दिया था। व्हाट डज बर्लिन वॉल सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज करते, क्यों बनी थी ये? तो ये कैपिटलिस्टिक एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड के बीच में डिविजन सिंबलाइज करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द ईयर 1989 लैंडमार्क ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर? क्यों था लैंडमार्क ईयर? क्योंकि गाइस इस दिन जो है 1989 में 9 नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल को टॉपल डाउन कर दिया गया था, गिरा दिया गया था। एंड इससे क्या मार्क हुआ था? यूनिफिकेशन ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ बर्लिन जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल इन 1989 ट्रीटेड एज द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी? क्यों भैया बर्लिन वॉल के फॉल को हम कह देते हैं एंड ऑफ बायोपोलैरिटी? क्योंकि गाइस बर्लिन वॉल कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड का डिवीजन शो कर रही थी। 9 नवंबर को लोगों ने उसको कोलैप्स कर दिया, और कोलैप्स ऑफ बर्लिन वॉल ने क्या करा? जर्मनी को यूनिफाई कर दिया, ठीक है। और उससे क्या हुआ? ये पूरे वर्ल्ड के सामने आ गया कि भाई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई है एंड कैपिटलिज्म की जीत हो गई है, ठीक है। तो ये एक पहला ऐसा प्रूफ था लोगों के सामने, तो इसके से शुरुआत हो गई थी एक तरीके से आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड यूएसआर केम इनटू बीइंग? तो इट केम इनटू बीइंग इन द ईयर 1917 आफ्टर द सोशलिस्टिक रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लार्जेस्ट गिराज सेल इन हिस्ट्री? तो ये मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस है, कभी कोई सा टॉपिक का आएगा, कभी कोई टॉपिक का आएगा, ठीक है। लार्जेस्ट गिराज सेल आपको पता है। आफ्टर द शॉक थेरेपी क्या हुआ था यूएसएसआर में? जितनी भी इतनी मोस्ट वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी उनको थ्रोन अवे प्राइसेस पे बेच दिया गया था। बोलियां लगी थी बाजार में, लोगों पे कहाँ पैसा था भाई इंडस्ट्री खरीदने का, उन्होंने ब्लैक में टिकट्स बेच दी थी, और अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज, इतनी वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थ्रोन अवे प्राइसेस पे बिक गई थी, इसलिए इसको लार्जेस्ट गिराज सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर? ये मस्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आने के बहुत चांसेस होते हैं शॉर्ट में, इसलिए इन्हें पहले इंक्लूड कर दिया है। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म, डिजायर ऑफ फॉर सोवरेनिटी विद वेरियस रिपब्लिक्स इंक्लूडिंग रशिया एंड द बाल्टिक रिपब्लिक, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, Ukraine, Georgia and others proved to be the most immediate cause for the disintegration of USSR. Soviet system assess any 4 features of Soviet system, ठीक है। तो आपको सोवियत सिस्टम के 4 फीचर्स बताने, पहले बताना है सोवियत सिस्टम क्या था। तो सोवियत सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था गाइस सोशलिस्टिक रेवोल्यूशन के बाद रशिया में 1917, ठीक है। इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब इक्वालिटी वाली सोसाइटी। सोवियत यूनियन के लोगों ने क्या डिसाइड करा था कि वहाँ इक्वालिटेरियन सोसाइटी बनाएंगे, वो वहाँ पे इक्वालिटी लाएंगे, कोई भी जो चीज़ है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी, एवरीथिंग विल बी सोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। हर एक चीज़ क्या होगी? कम्युनिटी की होगी, जहाँ गवर्नमेंट और लोग मिलके हर चीज़ को ओन करेंगे तो सब इक्वालिटी में रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी सोसाइटी अपनी बनाई थी, प्लान इकोनॉमी बनाई थी जिसको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती थी। तो जो बेसिक फीचर्स सोवियत यूनियन के काफ़ी अच्छे फीचर्स थे वो क्या थे? सबसे पहले सोवियत यूनियन में हर एक इंसान को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता था। रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूल और दवाई की जो है उसका खर्चा हर एक इंसान
इंसान को ज़रूर मिलता था, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलती थी, ठीक है। गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड रेट पे, सब्सिडी वाले रेट पे बेसिक नेसेसिटीज़ देती थी, हेल्थ वेलफेयर स्कीम्स एंड ऑल दैट। देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी सोवियत यूनियन में। स्टेट ओनरशिप, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी है, कोई खेत है, कोई फार्म है, कोई इंडस्ट्री है, एवरीथिंग वॉज ओन्ड बाय द स्टेट। स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट थी और कम्युनिटी वो ओन करती थी सब चीज़ों को, ठीक है। एंड कंट्रोल बाय द सोवियत स्टेट। तो इस तरीके का इतना बेहतरीन इनका सिस्टम था, बट ये सिस्टम की कमियां क्या थी? बहुत करप्शन हो रहा था, बहुत ज़्यादा अनअकाउंटेबल थी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इस वजह से सोवियत यूनियन का डाउनफॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यही क्वेश्चन है गाइज, मेंशन एनी टू पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है? दो फीचर सोवियत के पॉलिटिकल सिस्टम के। यहाँ पे पूरे सोवियत यूनियन के सिस्टम पूछा गया था गाइस, यहाँ पे आपको बताना है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। तो आपको पता है पॉलिटिक्स उनकी किसके अराउंड सेंटर करती थी? तो पॉलिटिक्स अराउंड करती थी कम्युनिस्ट पार्टी के अराउंड। कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई और पार्टी को अलाउड ही नहीं था कि वो वहाँ पे आके रूल कर सकती हैं। इकोनॉमी वॉज प्लान एंड कंट्रोल बाय द स्टेट ओनली। इकोनॉमी है, बजट है, एवरीथिंग वॉज कंट्रोल बाय द सोवियत स्टेट। पीपल लैक्ड डेमोक्रेसी एंड वर स्नैच्ड अवे देयर फ्रीडम और स्पीच एंड एक्सप्रेशन। साथ ही के साथ में वहाँ पे डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं थी सोवियत यूनियन में, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ वो कुछ बोल नहीं कर सकते थे, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं थी। ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, critically examine the consequences of disintegration of Soviet Union। अब सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंस बताने, वैसे इससे पहले तो हमें कॉजेस पढ़ लेने थे, बट कोई बात नहीं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये देख सकते हो आप, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, मतलब कि जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके बाद क्या हुआ। तो पहला पॉइंट, इसको पॉइंट फॉर्म में आंसर करना है, तो आप पहले ये स्टेटमेंट लाइन लिखोगे, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन आर फॉलोइंग। पहला पॉइंट, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन मेंट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होने का मतलब था कोल्ड वॉर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर में क्या चल रहा था गाइस, एक साइड पे यूएसए, एक साइड पे यूएसएसआर कह रहा मैं बढ़िया, ये कह रहा मैं बढ़िया। अब भैया जब तुम एंड हो गए हो तो ये प्रूफ हो गया ना कि यूएसए ज़्यादा ताकतवर है, और उससे क्या हुआ, कोल्ड वॉर एंड हो गया। कोल्ड वॉर में क्या चल रहा था, ये कह रहा है मैं बड़े, कह रहे मैं बड़े, अब तुम एंड हो गए, तो मतलब कोल्ड वॉर भी एंड हो गया है, ठीक है। जो राइवलरी थी यूएसएसआर के बीच में, सब कुछ एंड हो गई और कोल्ड वॉर एंड हो गया। तो यू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या हुआ, कोल्ड वॉर एंड। अब आपको यहाँ ये क्वेश्चन बताते बताते एक ट्रिक भी बता देती हूँ उन क्वेश्चन को लर्न करने की। देयर इज नो नीड फॉर रट्टाफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको एक एक बात पता होगी। कॉन्सिक्वेंस क्या था, मैं आपको ऐसी पॉइंट फॉर्म में कई चैप्टर पढ़ाती हूँ, ठीक है। मैं हमेशा आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ, ये ऐसे पॉइंट्स अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद भी थोड़ा लर्निंग तो हमें देखो डेफिनेटली करना पड़ता है, जो कॉन्सेप्ट है उसको भी तो दिमाग में बिठाना पड़ता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे कीवर्ड टेक्निक यूज़ कर सकते हो, उसको आप अपनी नोटबुक में ही फॉर्म कर लो। जैसे आप यहाँ लिखो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेदर देन आप पूरा सेंटेंस लिखो, बस पहला कॉन्सिक्वेंस में लिख लो एंड ऑफ कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन, और आप इसका सेंटेंस अपने आप फॉर्म कर सकते हो कि after the Soviet Union disintegrated there was end of the Cold War also, because in Cold War USA and USSR had rivalry। अपने आप से आप बना के लिख पाओ, ठीक है। ऐसे बुकिश लैंग्वेज लिखनी जरूरी थोड़ी है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप पहला पॉइंट लिखो एंड ऑफ कोल्ड वॉर, और उसको जब एग्जाम में ना उसके नीचे एक अंडरलाइन कर देना, क्योंकि ये कीवर्ड्स होते हैं जो आपके आंसर में अगर मिले तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। समझ गए? एंड ऑफ कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन, ये हाईलाइटेड होना चाहिए। वो आपको मैं एग्जाम के फॉर्मेट वाले टिप्स में भी बता दूंगी। नेक्स्ट क्या हुआ था, डिसॉल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन led to dramatic change and upheaval in the power relation which had implication for world politics। next क्या हुआ, पावर रिलेशंस चेंज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। अब क्या हो गया था कि हमारा वर्ल्ड ऐसा हो गया था कि अब क्वेश्चन मार्क लग गया था कि अब हमारा वर्ल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड रह जाएगा या मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा, यानी कि अब बस यूएसए की हेजेमोनी चलेगी या फिर और भी काफ़ी कंट्रीज आ जाएंगी जो पूरा मल्टीपोलर वर्ल्ड का सिनेरियो बनाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ था, इसके 3 कॉन्सिक्वेंस हम लिख देंगे। जैसे ही सोवियत यूनियन जो है डिसइंटीग्रेट हुआ, वर्ल्ड बैंक और IMF ये एक्टिव प्लेयर्स बन गए इन द वेक ऑफ डेवलपमेंटल नीड्स, ठीक है। ये काफ़ी एक्टिव बन गए पूरे वर्ल्ड स्टेज पे। ये ऐसी कुछ एसोसिएशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई जिन्होंने शॉक थेरेपी में ये लोग गए थे तो इनकी वजह से गए थे, आप समझ सकते हो। तो ये इनका बहुत ज़्यादा रोल बढ़ गया था पूरे वर्ल्ड में हमारे, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड सॉ द इमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज विद देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन। अब भैया 15 कंट्रीज़ को मिला के सोवियत यूनियन ये डिसइंटीग्रेट हुआ तो इसका
इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये भी था कि अलग अलग नई नई कंट्रीज़ बनी। कहाँ वो सब सोवियत यूनियन का पार्ट थी, अब सब अलग अलग बन गई, सबकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी, सबके अपने प्रेसिडेंट अपॉइंट होंगे, ठीक है, सब अपनी अपनी इकॉनमी चलाएंगी। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस थे इसके। हमारे वर्ल्ड मैप पे और बहुत सारी कंट्रीज़ आ गई थी, ठीक है। जो बाल्टिक स्टेट्स थी, जो इमीडिएट कॉज नहीं थी सोवियत के डिसइंटीग्रेशन का, इस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर दिया था और कुछ नेटो के मेंबर्स बन गए थे। ये कॉन्सिक्वेंस था। अनडाउटेडली द सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ विदरिंग अवे ऑफ द यूएसएसआर वाज द इनॉग्रेशन ऑफ द पीरियड ऑफ यूएस हेजेमोनी। और एक सबसे बड़ा को आप कह सकते हो रिजल्ट सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का क्या था कि भैया यूएसए की हेजेमनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि एक वर्ल्ड स्टेज पे ये प्रूव हो गया था दैट सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेल्ड एंड यूएसए एंड कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड इज द विनर, ठीक है। और उससे क्या हो गया था, यूएस हेजेमनी की, वो आपने चैप्टर 3 यूएस हेजेमनी है वो आपका डिलीट हो गया है, बट उसका भी काफ़ी पोर्शन हमें पढ़ना है ना, वो सब मैं आपको कवर करा दूंगी। तो पूरे वर्ल्ड पे यूएसए की हेजेमनी काफ़ी सालों तक फिर देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये एडेड टॉपिक का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इराक इन्वेजन बाय द यूएस। तो ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, वो एडेड टॉपिक की वीडियो इसका पार्ट 2 होगा। देखो अभी मैं आपको इसमें बस एंड ऑफ बायोलॉजी के क्वेश्चन करूँगी, एडेड टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर विथ स्पेशल रेफरेंस टू पेरोस्ट्रोकी एंड गैल्सनॉस, ठीक है। तो ये कौन से थे गाइज, ये 2 रिफॉर्म्स थे, शायद मैंने सही से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही हूँ। ये जो 2 रिफॉर्म्स थे जो गोर्बाचोव जी लेकर आए थे, जिसका एक का मीनिंग है रीस्ट्रक्चरिंग और दूसरे का मीनिंग है ओपननेस, क्योंकि वो चाहते थे कि वो गवर्नमेंट जो इतनी रिजिड चल रही है कम्युनिस्ट पार्टी की, वो उसे चेंज कर दे। तो ये आपको पता है गोर्बाचोव का रिफॉर्म लाना भी एक रीज़न था सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले सालों के सैंपल ये तो प्रीवियस ईयर बोर्ड का ही क्वेश्चन पेपर में से दिया है मैंने क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि फैक्टर्स बताओ जो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उनमें आपको इंक्लूड करना है विद रेफरेंस टू गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स। तो आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको पढ़ना अच्छे से, समझना, ठीक है, कि क्यों जो है इसकी जो हमारे गोर्बाचोव जी के रिफॉर्म्स थे वो भी एक बहुत बड़ा जो है डिजास्टर्स इफेक्ट ले आते हैं सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन पे। और एक दूसरे तरीके से भी आप इसे आंसर कर सकते हो, सिंपल कॉजेज बता सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे ही चैप्टर का, ठीक है। व्हाट वाज शॉक थेरेपी, ठीक है। वॉज दिस द बेस्ट वे टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, ठीक है। तो इसमें पहले आपको शॉक थेरेपी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि शॉक थेरेपी क्या था। शॉक थेरेपी एक बहुत पेनफुल ट्रांजिशन था फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्टिक सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्टिक सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम को इन्फ्लुएंस करा था वर्ल्ड बैंक ने, IMF में, कहाँ पे, रशिया में, सेंट्रल एशिया में और ईस्ट यूरोप में, यानी कि जो सोवियत यूनियन की सारी कंट्रीज थी वहाँ उन एरियाज़ में। इसकी इंटेंसिटी बहुत अलग अलग थी बट फीचर्स क्वाइट सिमिलर थे, ठीक है। और यहाँ पूछा गया क्या ये बेस्ट वे था ट्रांजिशन का, तो नो, दिस वाज नॉट द बेस्ट वे टू मेक ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, बिकॉज इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। तो अब आपको शॉक थेरेपी के ड्रॉबैक्स बताने हैं इस क्वेश्चन में। अब इसमें जो है क्या आ जाएगा आपका, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। यहाँ पे ना ये वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है। पहला व्हाट वाज शॉक थेरेपी, जो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आ गया कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे गाइस शॉक थेरेपी के। तो कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे देख लो। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस लार्ज, वो आपको याद है कि लार्जेस्ट गिराज स्केल हुई, रूबल की वैल्यू डाउन हो गई, माफिया सिस्टम इमर्ज हो गया। जैसे ही गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ हटा ली तो बहुत सारे लोग पॉवर्टी में चले गए क्योंकि सब कुछ सब्सिडीज़ पे मिलता था। प्राइवेटाइजेशन से जो इतनी बढ़िया जो उनकी इंडस्ट्रीज़ थी वो थ्रोन अवे प्राइसेस पे बिक गई, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन के बाद रशिया रिच और पुअर में डिवाइड हो गया। आप खुद सोचो, जो लोगों के पास तब कुछ भी नहीं था तो वो ऑब्वियसली वो पॉवर्टी में चले गए, और जो पार्टी के लीडर्स होंगे जिन पे अपने पास पैसे होंगे वो रिच हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो चीज़ें खरीद ली होंगी। इस तरीके से वैल्यू ऑफ रूबल बहुत डिक्लाइन हो गई थी। जैसे कलेक्टिव फार्म सिस्टम वहाँ पे ख़त्म हुआ तो फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे। पहले तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस थे शॉक थेरेपी के। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर दिया है।
व्हाट वाज शॉक थेरेपी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, लॉन्ग आंसर के लिए बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो ये आपको करना मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। अब दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। गिव एनी 4 आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव दैट सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टैग्नेट इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस। आपको ये कुछ रीजंस बताने हैं जो ये प्रूव करेगा कि हाँ सोवियत यूनियन स्टैग्नेट होने लग गया था उसकी वर्किंग। तो सोवियत यूनियन स्टैग्नेट होने लग गया था पॉलिटिकल सेंस में, क्योंकि वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो 70 सालों से रूल कर रही थी और बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं थी। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो थे सोवियत यूनियन के, उन्हें रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी जो नहीं आ रहे थे। पार्टी ने लोगों की जितनी भी अर्जेस थी, जितनी भी डिमांड्स थी, उनको जो है सहमति देने से बिल्कुल मना कर दिया था। इनफैक्ट जो कल्चरल अफेयर्स होते थे, अपने अपने कल्चर के अफेयर्स होते थे, वो भी उन्हें डील करने की, अपने हिसाब से अपने कल्चर को प्रैक्टिस करने की अनुमति वो नहीं दे रहे थे। ऑल्दो ऑन पेपर रशिया सबके साथ इक्वल था, बट वैसे रशिया सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता था। ये कुछ रीजंस थे रशिया सोवियत यूनियन के सिस्टम के स्टैग्नेट होने के। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डिसइंटीग्रेटेड सोवियत रिपब्लिक्स रिवाइव देयर इकोनॉमीज आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। कैसे उन लोगों ने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करा था? तो आपको पता है रशिया और बाकी कंट्रीज़ ने 2000 तक, यानी कि 10 साल बाद अपने ट्रांजिशन के अपने आप को रिवाइव करना शुरू करा था। और मेन रीज़न रिवाइवल का ये था कि इनके पास बहुत रिच नेचुरल रिसोर्सेज थी, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स। तो इन्होंने बाकी कंट्रीज़ को उसे जो है सेल करना शुरू करा। कुछ ऐसे भी जगहें थी जहाँ से पाइपलाइंस जाती थी, तो उनको उसका रेंट मिलना स्टार्ट हो गया। नेचुरल गैस की पाइपलाइन जा रही थी, तो उस थ्रू इनका जो है, उसके थ्रू इनका जो इकोनॉमी है वो रिवाइव होने लग गई, ठीक है। और कहीं जगहों पे मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज इंडिया चेंजिंग रिलेशनशिप विद पोस्ट कम्युनिस्ट रशिया, ठीक है। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। इंडिया का आपको चेंजिंग रिलेशनशिप बताने हैं उस रशिया के साथ, ठीक है। तो एक प्रॉपर क्वेश्चन मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया है। मैंने आपको चैप्टर में 5 मिनट में ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया था, जाके चैप्टर से पढ़ लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है वो मैंने बता दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन ये है जो अभी तक मैंने नहीं कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, चाहे शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे वेरी शॉर्ट हो, इसमें से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। वो है मेंशन द कॉजेज ऑफ सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन। अब यहाँ पे 3 कॉजेज आते हैं गाइस सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के। पहला है इकोनॉमिक कॉज, ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पे पॉलिटिकल कॉज की कम्युनिस्ट पार्टी अच्छे से नहीं चल रही थी। और तीसरा आता है गॉर्बाचोव के रिफॉर्म, ठीक है, कि गॉर्बाचोव के रिफॉर्म ने क्या करा, लोगों को असलियत दिखा दी, ठीक है। और गॉर्बाचोव के रिफॉर्म कुछ लोग कहते थे गॉर्बाचोव बहुत जल्दी लेकर आए, कुछ लोग कहते थे गॉर्बाचोव को धीरे धीरे चल रहे थे। इसलिए जो है गॉर्बाचोव ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और इस टग ऑफ वॉर में जो है वो हार जाते हैं। लोगों को जब एक बार फ्रीडम मिल जाए और वो फ्रीडम उनसे छिने तो वो कभी भी चैन से नहीं बैठेंगे। तो उससे क्या हुआ, गॉर्बाचोव के रिफॉर्म ने फास्ट ट्रैक पे ला दिया सब लोगों को, एंड दे वांटेड डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म एट एनी कॉस्ट, और उससे सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। गॉर्बाचोव के रिफॉर्म्स को भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। एंड लास्ट आपका यहाँ पे इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर? कई बार ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि शॉर्ट में आ जाए कि बताओ इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो इकोनॉमिक कॉजेज में आपको यही बताना है कि में इनकी स्टैग्नेट होने लग गई थी। ये हार्ड पावर पे, यानी कि मिलिट्री पर, वॉर पर बहुत खर्चा करते थे, बाकी जगहों पर इतना खर्चा नहीं करते थे। इंडस्ट्रीज थी बट उनकी जो भी क्वालिटी होती थी वो वेस्टर्न वर्ल्ड को मैच नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे सब्सिडीज़ वगैरह हर चीज़ पे इनका इफेक्ट पड़ा था, इनकी इकोनॉमी स्टैग्नेट हो रही थी। और नेक्स्ट पॉलिटिकल शॉक क्या लगा, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या था? ऑब्वियसली इतना ज़्यादा सिस्टम रिजिड हो चुका था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, करप्शन इतना हो चुका था कि एट दी एंड लोगों को सब चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो गई। गॉर्बाचोव के रिफॉर्म्स पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आंसर क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, पहले इकोनॉमिक स्टैग्नेशन लिखोगे, उसके पॉइंट एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस उसके आप एक्सप्लेन करोगे, फिर गॉर्बाचोव के रिफॉर्म उसके पॉइंट एक्सप्लेन करोगे। ये लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है, ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया। तो गाइज विद दिस वी हैव कंप्लीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अब क्या बचा है हमारा जो एडेड टॉपिक है, जैसे कि अरब स्प्रिंग हो गया, अफगानिस्तान वॉर हो गया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ एडेड टॉपिक। अभी आप सोवियत यूनियन एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के ये क्वेश्चंस अच्छे से रेडी कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में एडेड टॉपिक करना, वरना अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।
और अगर आपको नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो गो एंड चेक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे मैंने एक लिंक पेस्ट करा है, वहाँ पे एक प्रॉपर पॉलिटिकल साइंस की गाइड गिवन है जो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड करी है। वहाँ हर एक पॉलिटिकल के चैप्टर के गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड समरीज नोट्स आर गिवन, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और अगर इंस्टा यूज़ नहीं करते हो तो पिन कॉमेंट में से चेक कर लेना। तो मैं चलती हूँ, वंस अगेन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।